हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हमारा, जैसा कि आप लोग को पता है कि वीक में 4 लेक्चर CSI और नेट के लिए आ रहे हैं। 2 लेक्चर ऑफ सेल बायोलॉजी एंड 2 लेक्चर ऑफ द सेल सिग्नलिंग, राइट। तो दिस क्लास इज फॉर CSIR, नेट और JRF एस्पिरेंट्स, राइट। तो आज हमारा जो लेक्चर नंबर है वो कितना है, 5। इससे पहले हम लोगों ने 4th लेक्चर तक हम लोगों ने डील करा हुआ था। कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था, थोड़ा सा हम लोग बैकअप चल लेते हैं कि जो प्रोटीन का एक्सट्रैक्शन है, पेरिफेरल प्रोटीन का एक्सट्रैक्शन और इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, कैसे हम पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन को यदि आइसोलेट करना चाहें, निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, बाय द चेंज इन द pH एंड द साल्ट एक्सट्रैक्शन मेथड के द्वारा। और अगर इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन को हमें आइसोलेट करना है तो डिटर्जेंट सॉल्वलाइजेशन का हम यूज़ करते हैं। तो ये हम लोगों ने यहाँ तक डील करा हुआ था पिछली क्लास तक। आज हम लोग पढ़ेंगे कि आरबीसी के ऊपर जो प्रोटीन है, कौन कौन सा प्रोटीन है। तो आपको ध्यान में होगा कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम लोगों ने जो लिपिड वाला पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है ऑलरेडी, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, स्टेरोल। और हम लोग स्विच किए हैं, करे थे किसमें, प्रोटीन वाले में। प्रोटीन भी हमने पेरिफेरल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन के बारे में जाना, उसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में जाना। तो यही कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि बताऊंगी कि पेरिफेरल आरबीसी के ऊपर जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, यानी आरबीसी के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके पेरिफेरल पार्ट में कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं एंड इंटीग्रल पार्ट पे कौन से प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं। तो आरबीसी का जो पेरिफेरल वाला पार्ट है, यानी कि पेरिफेरी प्रोटीन जो है वो है कौन कौन सा, बैंड 4.1, बैंड 4.2, स्पेक्ट्रिन, एंकाइरिन, ठीक है। जबकि इंटीग्रल प्रोटीन जो है वो आरबीसी पे कौन कौन से हैं, पोरिन्स, ग्लाइकोफोरिन्स, बैंड 3, बैंड 7. So these are the some peripheral proteins and integral proteins which are present on RBC, जो कि RBC पे प्रेजेंट होता है। इन सब के बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, क्या फंक्शन है, ऑल दिस अबाउट, ओके। तो यदि हम स्ट्रक्चर यहाँ पे देखें तो आप देखिए यहाँ पे ये रहा आपका बैंड 3, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको प्रेजेंट दिख रहा है, बैंड 3, राइट। उसके बाद ग्लाइकोफोरिन को यदि आप देखें तो ये यहाँ पे ग्लाइकोफोरिन आपको नजर आ रहा है, ये ग्लाइकोफोरिन है, ठीक है। बैंड 4.1 को अगर देखें तो ये वाला जो स्ट्रक्चर यहाँ ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, ये वाला हो गया बैंड 4.1, ठीक है। यहाँ एडाप्टीन है, उसके बाद बैंड 4.9 है, स्पेक्ट्रिन डाइमर है यहाँ पे, ये जो ग्रीन कलर में जो दिख रहा है आपको, एक डार्क ग्रीन एंड एक लाइट ग्रीन कलर में, तो ये क्या है, स्पेक्ट्रिन डाइमर्स है। ये लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है, ये जो आपको पता ही है, ठीक है। यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट्स हैं, ट्रोपोमायोसिन है, ठीक है। और एंकायरिंग प्रोटीन जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, इस तरीके से यहाँ पे बाउंड किया हुआ है, राइट, इस तरीके से यहाँ पे बाउंड करा हुआ है। तो इस तरीके से जो आरबीसी होता है उसके ऊपर कुछ पेरिफेरल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कौन कौन से हैं, पेरिफेरल प्रोटीन कौन कौन से हैं, बैंड 4.1, बैंड 4.2, स्पेक्ट्रिन एंड एंकायरिन। जबकि जो इंटीग्रल प्रोटीन है आरबीसी पे वो कौन है, पोरिन्स, ग्लाइकोफोरिन्स, बैंड 3 एंड बैंड 7, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं उसमें स्पेक्ट्रिन, एंकायरिन वगैरह क्या क्या है, इन सब के फंक्शन देखेंगे और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इन सब के बारे में एक एक करके डील करते चलेंगे, ठीक है, पढ़ते चलेंगे हम लोग। तो जो स्पेक्ट्रिन होता है, जैसा कि इसका नाम, ये हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन के अंतर्गत। तो ऑब्वियसली ये स्पेक्ट्रिन क्या होगा, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। स्पेक्ट्रिन जो है वो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, जिसका फंक्शन क्या है कि ये सेल शेप को मेंटेन रखने में हेल्प करता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है।
सबसे पहले जो स्पेक्ट्रिन आइडेंटिफाई किया गया वो किस में किया गया है, इरेथ्रोसाइट्स में, ठीक है, यानी कि आरबीसी में ये पाया जाता है। ओके, जो स्पेक्ट्रिन है वो बना किससे होता है, वो एंटी पैरेलल हेटेरोडाइमेरिक प्रोटीन से बना हुआ होता है, जिसमें दो सब यूनिट्स होते हैं, एक सब यूनिट होता है अल्फा एंड दूसरा सब यूनिट होता है बीटा सब यूनिट। जो अल्फा और बीटा सब यूनिट है ये जो है हेटेरोटेट्रामर फॉर्म करता है। कब, जब ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जैसे कि एंकाइरिन के साथ ये जब इंटरेक्ट करता है तो ये हेटेरोटेट्रामर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और ये जो स्पेक्ट्रिन है वो एंकाइरिन के साथ जो जुड़ता है, कनेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एक्टिन साइटोस्केलेटन की हेल्प से मेम्ब्रेन से ये कनेक्ट रहता है, राइट। उसके बाद ये जो स्पेक्ट्रिन है वो स्कैफोल्ड प्रोटीन फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रिन क्या है, एक पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो कि सेल के शेप को मेंटेन करता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सबसे पहले इसे इरेथ्रोसाइट्स में आइडेंटिफाई किया गया और ये पाया कहाँ जाता है, आरबीसी में पाया जाता है। ये एक स्कैफोल्ड प्रोटीन फैमिली से बिलोंग करता है। ये जो है दो सब यूनिट का बना होता है, अल्फा एंड बीटा सब यूनिट, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हेटेरोडाइमेरिक प्रोटीन कहते हैं। और जो है ये हेटेरोटेट्रामर फॉर्म करता है जब ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जैसे कि एंकाइरिन के साथ ये इंटरेक्ट होता है। तो जब स्पेक्ट्रिन जो है वो कनेक्ट होता है किसकी हेल्प से, एक्टिन साइटोस्केलेटन की हेल्प से, ठीक है। तो ये स्पेक्ट्रिन के बारे में चीजें थी कि क्या है। तो अब एंकाइरिन के बारे में आते हैं। तो एंकाइरिन भी हम लोग कहाँ पे पढ़ रहे हैं, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन में पढ़ रहे हैं। तो एंकाइरिन भी क्या होगा, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन ही है। तो एंकाइरिन भी जो है वो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो कि क्या काम करता है, ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन से अटैच होकर के ये स्पेक्ट्रिन एक्टिन बेस्ड मेम्ब्रेन साइटोस्केलेटन का फॉर्म करता है। यानी कि जो एंकाइरिन है वो एक प्रोटीन फैमिली से बिलोंग करता है, कौन सा, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन से बिलोंग करता है, जिसका फंक्शन क्या है, यानी क्या मीडिएट करता है ये कि इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन को जो है स्पेक्ट्रिन एक्टिन से जो है ये अटैच करता है बेस्ड ऑन कहाँ पे, मेम्ब्रेन साइटोस्केलेटन, यानी साइटोस्केलेटन के मेम्ब्रेन पे। ये भी जो है स्कैफोल्ड प्रोटीन फैमिली से ही बिलोंग करता है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन को साइटोस्केलेटन से लिंक करने का काम करता है, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी जो थोड़ी देर पहले डायग्राम देखा, ये देखिए एंकाइरिन कहाँ पे है, ये देखिए एंकाइरिन कहाँ पे है, ये रहा यहाँ पे, ये वाला पार्ट थोड़ा सा लाइटी मतलब कौन सा कलर है, ग्रीनिश में थोड़ा सा मतलब हल्का, ये वाला जो है ये, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, ये एंकाइरिन है, ठीक है। ये देखिए एंकाइरिन है, ठीक है। तो ये भी स्कैफोल्ड प्रोटीन है जो लिंक करेगा मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन को, ठीक है, साइटोस्केलेटन में। और इसके पास जो है बाइंडिंग साइट होती है स्पेक्ट्रिन के लिए। तो जो बाइंडिंग साइट होती है मतलब जहाँ पे एंकाइरिन जो है स्पेक्ट्रिन जो है एंकाइरिन के साथ आकर के बाइंड करता है, वो किस सब यूनिट से बाइंड करेगा, तो स्पेक्ट्रिन के बीटा सब यूनिट पे। तो यहाँ पे हमने जैसे बताया था, कहा गया कि ये जो है हेटेरोटेट्रामर बनाता है व्हेन दे इंटरेक्ट विद द मेम्ब्रेन ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन लाइक अ एंकाइरिन। जब एंकाइरिन से ये करता है, तो जब ये एंकाइरिन स्पेक्ट्रिन से जो बाइंड करता है तो कहाँ पे बाइंड करेगा, तो स्पेक्ट्रिन जो अल्फा बीटा सब यूनिट होता है इसमें से बीटा सब यूनिट पे ये एंकाइरिन जो है वो बाइंड करता है, राइट। तो यही कहा गया है कि एंकाइरिन के पास बाइंडिंग साइट होती है किसके लिए, स्पेक्ट्रिन के लिए। और स्पेक्ट्रिन जब एंकाइरिन से बाइंड करता है तो कहाँ पे बाइंड करता है, वो बीटा सब यूनिट पे। तो यानी एंकाइरिन जो है वो स्पेक्ट्रिन के बीटा सब यूनिट पर बाइंड करता है, राइट। अब इसका फंक्शन क्या है एंकाइरिन का, कि ये जो है एक्सप्रेशन में हेल्प करेगा,
स्पेसिफिक लोकलाइजेशन में हेल्प करेगा, ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन में स्टेबिलिटी जो है मेम्ब्रेन को प्रोवाइड करता है। ठीक है, सब एनसीबीआई और साइंस डायरेक्ट से लिया गया सारे पॉइंट्स है, राइट। तो ये ऑल अबाउट था किसके बारे में, स्पेक्टिन और एंकाइरिन के बारे में, जो कि क्या है, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। स्पेक्टिन और एंकाइरिन दोनों ही स्कैफोल्ड प्रोटीन फैमिली से बिलोंग करते हैं, दोनों ही पेरिफेरल मेम्ब्रेन जो है पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन का पार्ट है। ठीक है, स्पेक्ट्रिन आरबीसी पे प्रेजेंट होता है एंड अल्फा बीटा फॉर्म सब यूनिट के कंटेन करता है। हेट्रोडाइमेरिक फॉर्म में प्रोटीन है ये, जो कि एंटी पैरेलल हेट्रोडाइमेरिक प्रोटीन है। ठीक है, ये इंटरैक्ट करता है एंकाइरिन जैसे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ और हेट्रोटेट्रामर बना लेता है। ठीक है, और जो एंकाइरिन है उसके पास बाइंडिंग साइट होती है स्पेक्ट्रिन के बीटा सब यूनिट से बाइंड करने के लिए, और जो एंकाइरिन है वो एक्सप्रेशन स्पेसिफिक लोकलाइजेशन इस मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से ये हो गया स्पेक्ट्रिन एंड एंकाइरिन के बारे में। नेक्स्ट आता है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, तो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, पोरिन्स होते हैं, एक्वापोरिन्स होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं, यहाँ देखिए पोरिन्स होते हैं। ठीक है, ग्लाइकोपोरिन्स है, बैंड 3 है, बैंड 7 है, एक्वापोरिन होता है। ठीक है, एक्वापोरिन्स होते हैं। चलिए, तो अब हम लोग चल रहे हैं कहाँ, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन में। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन में सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे किसके बारे में, पोरिन्स के बारे में। पोरिन्स, पोरिन्स का मतलब क्या होता है, पोरिन्स मतलब जब प्रोनाउंसिएशन हम कर रहे हैं तो पोर वर्ड कहीं पे आ रहा है, पोरिन्स है ना, तो यानी कि पोर फॉर्मिंग जो प्रोटीन है उसको क्या बोलेंगे, पोरिन्स। यानी ये जो पोरिन्स है ये एक चैनल क्रिएट करने का काम करता है, जिसके हेल्प से, यानी कि इस पोरिन जो चैनल क्रिएट करता है, पैसेज क्रिएट करता है, रास्ता बनाता है, जिसकी हेल्प से कुछ स्मॉल हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल जो है उसके थ्रू क्रॉस कर सके मेम्ब्रेन से। ठीक है, तो जो पोरिन्स है वो ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से के क्लास से बिलोंग करता है, ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के क्लास से बिलोंग करता है। जो पोरिन्स है वो बीटा बैरल प्रोटीन है जो कि क्रॉस करता है सेलुलर मेम्ब्रेन के थ्रू, और ये पोर की तरह काम करता है, जिसके थ्रू जो मॉलिक्यूल्स है वो डिफ्यूज करता है, यानी कि पास होता है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। ठीक है, जो पोरिन्स है वो पोर फॉर्मिंग प्रोटीन है, पहले हमने बता दिया, जो कि वाटर फिल्ड चैनल को क्रिएट करता है, जिसके कारण कुछ स्मॉल हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मेम्ब्रेन के थ्रू पास होते हैं, क्रॉस करते हैं। जो पोरिन्स है वो ट्राइमर फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं और इसके पास आइडेंटिकल सब यूनिट्स होता है। ये ट्राइमर्स फॉर्म में होते हैं और इसके पास आइडेंटिकल सब यूनिट होता है, यानी इसके पास 3 सब यूनिट होंगे तो तीनों के तीनों सब यूनिट सिमिलर होंगे। जो प्रत्येक सब यूनिट होगा वो 16 बीटा स्ट्रैंड का बना हुआ होता है, जिसमें एंटी पैरेलल बीटा सीट होता है, और ये एक बैरल सेपेट स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, एक सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है ये पोरिन्स। ठीक है, जो बीटा स्ट्रैंड है, बीटा बैरल में जो बीटा स्ट्रैंड है वो वैरी कर सकता है कि कितना स्ट्रैंड प्रेजेंट होगा, तो कुछ जैसे कि 8 स्ट्रैंड भी हो सकता है और बहुत सारे में 22 स्ट्रैंड भी हो सकते हैं। तो 8 स्ट्रैंड से लेकर के 22 स्ट्रैंड तक बीटा स्ट्रैंड जो है बीटा बैरल में हो सकता है। अब बात करते हैं जो पोरिन्स है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो जो पोरिन्स है वो ई कोलाई बैक्टीरिया, जो कि ग्राम नेगेटिव ई कोलाई बैक्टीरिया है, उसके आउटर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होगा। क्लोरोप्लास्ट किसमें होता है, प्लांट में, तो ये वहां पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो पोरिन्स जो है वो क्या है,
एक ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की क्लास से बिलोंग करता है, मतलब एक क्लास, पोरिन्स एक क्लास है ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का, ठीक है। जो पोरिन्स होता है वो बीटा बैरल प्रोटीन है, जिसकी थ्रू, जो कि पोर की तरह फंक्शन करता है एंड जिसके थ्रू जो मॉलिक्यूल्स है वो डिफ्यूज्ड हो सकते हैं। जो पोरिन्स है वो पोर फॉर्मिंग प्रोटीन से एक पोर बनाता है, रास्ता बनाता है, एक वाटर फिल्ड चैनल को क्रिएट करता है, जिसकी इस एक चैनल की हेल्प से कुछ स्मॉल हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स जो है वो अक्रॉस होते हैं मेम्ब्रेन के थ्रू। और ये ट्राइमर्स है और आइडेंटिकल सब यूनिट है, यानी कि यदि ये ट्राइमर्स है, इसके पास 3 सब यूनिट है, तो ये तीनों सब यूनिट क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। क्या होंगे, आइडेंटिकल, एक जैसे होंगे। तो इसके पास जो है जो भी सब यूनिट होते हैं, प्रत्येक सब यूनिट के पास 16 स्ट्रैंड होता है इन एंटी पैरेलल बीटा सीट में, ठीक है। तो ये जो है क्या फॉर्म करेगा, बैरल सेपेड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जो कि एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। जो बीटा स्ट्रैंड है वो जो है 8 स्ट्रैंड से लेके 22 स्ट्रैंड तक प्रेजेंट होता है। ये वेरी कर सकता है, बहुत ज़्यादा वेरी करता है, 8 भी हो सकता है और 22 भी हो सकता है, दोनों में डिफरेंस देखिए कितना का है, इसके बीच का भी हो सकता है। तो सो इट कैन वाइडली में वेरी फ्रॉम फ्यू टू मैनी, ओके। तो कहाँ प्रेजेंट होगा ये, ग्राम नेगेटिव इकोलाई बैक्टीरिया के आउटर मेम्ब्रेन पे, माइटोकॉन्ड्रिया पे एंड क्लोरोप्लास्ट पे, क्लियर है। अब हम आते हैं एक्वापोरिन्स पे। एक्वा मतलब क्या होता है, वाटर। पोरिन्स का मतलब एक छेद कह सकते हैं आप। तो एक्वा का मतलब हो गया वाटर, ठीक है, एंड पोरिन्स का मतलब हो गया छेद, ठीक है, यानी कि पोर। तो वैसा पोर जिसके थ्रू वाटर पास होता हो उसको क्या बोलेंगे, एक्वापोरिन्स, ठीक है। इसके साथ ही कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी पास होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से क्या होते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। जो एक्वापोरिन्स हैं वो भी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है मेम्ब्रेन के थ्रू, और सिर्फ वाटर का ही ट्रांसपोर्ट नहीं करता, इसके साथ ही ग्लाइसरॉल का भी ट्रांसपोर्ट करता है, कुछ दूसरे हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स का भी ट्रांसफर करता है। एक्वापोरिन जो है वो इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन है, जो जिसके पास 6 ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिक्स होता है। 6 ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिक्स समझ रहे हैं, इसमें को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक इस तरीके से होता है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये एक एक्स्ट्रा हो गया, मतलब इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर, मतलब ये जो है कंटेन करेगा क्या, हेलिक्स, ठीक है। तो ये जो है 6 ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिक्स कंटेन करता है, इंट्रिंसिक प्रोटीन है। और इसका जो फंक्शनल जो फॉर्म होता है वो एक्वापोरिन का जो फंक्शनल फॉर्म है वो होमोडाइमर होता है। इसका अगर वेट देखेंगे तो 28 के डेल्टन होता है, ठीक है। ये एनिमल में भी प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में भी प्रेजेंट होता है, कुछ माइक्रोब्स में भी प्रेजेंट होता है। अब कुछ एक्वापोरिन से जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं और क्या फंक्शन में रोल प्ले करते हैं, ये चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो एक्वापोरिन 2 ये प्रेजेंट होता है किडनी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, राइट। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, नहीं तो अब सिमिलर लग रहा है, राइट। तो जो एक्वापोरिन 2 है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, किडनी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। और क्या फंक्शन करता है कि यूरिन से जो एक्स्ट्रा वाटर है उसका रीएब्जॉर्प्शन कराता है। हम लोग जानते हैं कि यूरिन का फॉर्मेशन होता है, और यूरिन का फॉर्मेशन होता है तो वाटर भी वहाँ पे मौजूद होता है ज़्यादा अमाउंट में, उसके बाद रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, देन यूरिन जो है एक्सक्रीट आउट होता है। तो ये क्या काम करेगा, एक्वापोरिन 2 कि यूरिन से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराने में हेल्प करता है।
एक्वापोरिन 2 कहाँ प्रेजेंट रहेगा? किडनी में। कहाँ प्रेजेंट रहेगा? किडनी में। क्या फंक्शन करेगा? यूरिन से किसको आइसोलेट करेगा? वाटर को रीअब्सॉर्ब करेगा, राइट। उसके बाद यदि एक्वापोरिन 2 नहीं हो, ठीक है, तो क्या होगा कि जो एक्वापोरिन 2 मान लीजिए अगर नहीं है, एब्सेंट हो जाए, ठीक है, या इसमें कोई म्यूटेशन हो जाए, मतलब जिसके कारण ये नॉन फंक्शनल हो जाए, तो क्या देखने को मिलेगा कि नॉर्मली ये यूरिन से वाटर को रीअब्सॉर्ब कर रहा था, जिसके कारण जो यूरिन है हमारा वो कंसंट्रेटेड यूरिन निकलता है। लेकिन अगर ये एक्वापोरिन 2 एब्सेंट हो जाएगा तो जो है मतलब यूरिन जो पास आउट होगा वो डाइल्यूट फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? डाइल्यूट यूरिन पास आउट होगा, ठीक है। यूरिन कैसा होगा? डाइल्यूट। कब? इन द एब्सेंस ऑफ एक्वापोरिन 2, ठीक है। एक्वापोरिन 2 के एब्सेंस में यूरिन कैसा होगा? डाइल्यूट होगा। और जब यूरिन डाइल्यूट फॉर्म में होगा तो उसके कारण जो डिजीज होगा उसको कहेंगे डायबिटीज इंसिपिडस डिजीज, ठीक है। एक्वापोरिन 3 है। एक्वापोरिन 3 जो है वो ग्लाइसरोल को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ठीक है। जो एक्वापोरिन का एक टाइप है जिसको कि एक्वाग्लाइसेरोपोरिन्स के नाम से जाना जाता है, जो कि ये ट्रांसपोर्ट करता है कुछ स्मॉल अनचार्ज मॉलिक्यूल्स को, जैसे ग्लाइसेरोल, ठीक है, CO2, अमोनिया, यूरिया, इन सबको मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है ट्रांसपोर्ट कराता कौन? एक्वाग्लाइसेरोपोरिन्स। जबकि जो सभी एक्वापोरिन्स होते हैं वो इम्परमिएबल है चार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए, यानी चार्ज मॉलिक्यूल्स को जो है ये पास नहीं कराएंगे। और अनचार्ज मॉलिक्यूल, उसमें भी कुछ स्मॉल अनचार्ज मॉलिक्यूल्स जो होंगे, बहुत ही स्मॉल अनचार्ज मॉलिक्यूल्स, उसको ही ये मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है क्या कराएंगे? पास कराएंगे, ठीक है। तो एक्वापोरिन क्या है? किस फैमिली से बिलोंग करता है बताइए? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन से। और ये क्या फंक्शन करता है? वाटर का ट्रांसपोर्ट कराता है, साथ ही और किस किस चीज का? ग्लाइसरोल का भी, कुछ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स का भी। एक्वापोरिन इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन है जिसके पास 6 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स प्रेजेंट होता है। ये एक्वापोरिन जो है फंक्शनल फॉर्म होता है, जो कि होमोडाइमर है। वेट कितना है? 28 kd है, ठीक है, KDA है। और कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होता है एक्वापोरिन? एनिमल में भी, प्लांट में भी एंड माइक्रोब्स में भी। एक्वापोरिन 2 कहाँ होता है? किडनी प्लाज्मा। किडनी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या फंक्शन होता है? वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है यूरिन से। अगर एक्वापोरिन 2 नहीं रहेगा तो क्या होगा? मतलब नॉर्मल कंडीशन में जो यूरिन होता है वो कंसंट्रेटेड यूरिन निकलता है, लेकिन अगर एक्वापोरिन एब्सेंट हो जाए तो रीअब्सॉर्प्शन वाटर का नहीं होगा। वाटर का रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगा तो वो जो यूरिन होगा वो कैसा हो जाएगा? डाइल्यूट यूरिन हो जाएगा, जिसके कारण डिजीज देखने को मिलेगा, डायबिटीज इंसिपिडस डिजीज। एक्वापोरिन 3 है, वो ट्रांसपोर्ट करेगा ग्लाइसेरोल को। एक्वापोरिन का एक टाइप है जिसको क्या कहते हैं? एक्वाग्लाइसेरोपोरिन्स कहते हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है बहुत ही स्मॉल अनचार्ज मॉलिक्यूल्स को, जैसे कि क्या हो गया? ग्लाइसरोल हो गया, CO2 हो गया, अमोनिया हो गया और यूरिया हो गया। तो इन सबको पास करता है मैक्रोस द मेम्ब्रेन। जबकि जो सभी एक्वापोरिन्स जो है वो अलाउ नहीं करते हैं चार्ज मॉलिक्यूल्स को पास करने में, ठीक है। तो ये हो गया एक्वापोरिन के बारे में। अब कुछ एक्वापोरिन्स हम लोग देखते हैं जो कि मैमल्स में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग एक्वापोरिन्स का कुछ फंक्शन देख लेते हैं कि मतलब क्या रेगुलेशन करता है, कैसे रेगुलेट करता है ये एक्वापोरिन। तो सबसे पहले ये जो है कैल्शियम आयन के कंसंट्रेशन को चेंज करता है, पीएच को चेंज करता है, फॉस्फोराइलेशन कराने में हेल्प करता है, रॉस जनरेशन में हेल्प करता है, यानी कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में भी हेल्प करता है। तो कुछ मेन जो है रेगुलेशन एक्वापोरिन्स के, इसमें कैल्शियम आयन का चेंज, पीएच का चेंज, फॉस्फोराइलेशन और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यानी कि रॉस जनरेशन। तो कौन कौन से एक्वापोरिन्स हैं जो कि मैमल्स में प्रेजेंट होते हैं? टोटल ह्यूमन के केस में बात की जाए तो 11 जीन जो है वो नॉन है, अभी तक जाना गया है। जो एक्वापोरिन 1 होता है वो इरेथ्रोसाइट्स में प्रेजेंट होता है, या इरेथ्रोसाइट्स बोले तो आरबीसी में प्रेजेंट रहता है।
ठीक है। एक्वापोरिन 1 किस में प्रेजेंट होता है? इरेथ्रोसाइट्स में, आरबीसी में। एक्वापोरिन 2 कहाँ प्रेजेंट होता है? अभी हम लोगों ने देखा है एक्वापोरिन 2 के बारे में, किडनी के एपिथेलियल सेल में प्रेजेंट होता है। एक्वापोरिन 4 कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एस्ट्रोसाइट्स में प्रेजेंट होता है, लंग्स में प्रेजेंट होता है, किडनी में प्रेजेंट होता है। एक्वापोरिन 3 कहाँ प्रेजेंट होता है? केराटिनोसाइट इन द एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है, यानी जो आउटर लेयर होता है स्किन का, वहाँ पे प्रेजेंट होता है ये एक्वापोरिन 3। एक्वापोरिन 7 कहाँ प्रेजेंट होता है? एडिपोज टिश्यू में। एक्वापोरिन 9 कहाँ होता है? हिपेटोसाइट सेल में। एक्वापोरिन 8 कहाँ होता है? लीवर में। एक्वापोरिन 5 कहाँ होता है? टीयर्स में, सलाइवा में, स्वेट में, मतलब विद इन स्पेसिफिक ग्लैंड में ये प्रेजेंट होता है। तो कितने तरह के एक्वापोरिन हो गए? 1 2 3 4 5 7 8 एंड 9, ठीक है। तो एक्वापोरिन 1 कहाँ प्रेजेंट होगा? चलिए मैं पूछती हूँ, आप लोग बताना, ठीक है। एक्वापोरिन 1 कहाँ प्रेजेंट होगा? इरेथ्रोसाइट्स में प्रेजेंट होगा। एक्वापोरिन 2 कहाँ प्रेजेंट होगा? किडनी के एपिथेलियल सेल में प्रेजेंट होगा। एक्वापोरिन 4 कहाँ प्रेजेंट होगा? एस्ट्रोसाइट्स में प्रेजेंट होगा, लंग्स में प्रेजेंट होगा, किडनी में प्रेजेंट होगा। एक्वापोरिन 3 किस में प्रेजेंट होगा? मतलब एपिडर्मिस के जो आउटर स्किन है उसमें प्रेजेंट होगा, यानी केराटिनोसाइट सेल में प्रेजेंट होगा। एक्वापोरिन 7 किस में प्रेजेंट होगा? एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट होगा। एक्वापोरिन 9 किस में होगा? हिपेटोसाइट्स सेल में प्रेजेंट होगा। एक्वापोरिन 8 किस में होगा? लीवर में। एक्वापोरिन 5 कुछ स्पेसिफिक ग्लैंड में प्रेजेंट होगा, जैसे टीयर्स, सलाइवा एंड स्वेट में। तो ये जो जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक जो है एक्वापोरिन का टाइप होता है जिसको एक्वाग्लाइसेरोपोरिन्स कहते हैं। तो वो एक्वाग्लाइसेरोपोरिन्स कौन कौन से हैं? ये हैं AQP3, AQP7 एंड AQP9। एक्वापोरिन 3, एक्वापोरिन 7 एंड एक्वापोरिन 9 आर दी type of the aquaporins that is the aquaglyceroporins, right? तो ये हो गया टोटल एक्वापोरिन्स के बारे में कि एक्वापोरिन्स जो हैं वो मैमल्स में कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। देखिए यहाँ पे एक्वापोरिन्स का डायग्राम, ये सेल मेम्ब्रेन है, लिपिड बाइलेयर है, और इसके बीच में इस तरह से यहाँ पे ये वाटर फिल्ड चैनल इस तरह से क्रिएट कर रहा है, ये क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ठीक है। ये होमोडाइमर फॉर्म में है, देख लीजिए, होमोडाइमर फॉर्म में है, ठीक है। और ये जो है ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये जितने आपको दिख रहे हैं ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। कैसे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं? तो एक मिनट रुकिए, इसको मिटाती हूँ फिर बताती हूँ। यहाँ पे ये आपको दो वाइट वाइट करके इस तरह से दिख रहा होगा। ये जो दो वाइट वाइट आपको दिख रहा है क्या है? ये H है। और ये जो नीले कलर का दिख रहा है वो तो H2O वाटर होता है। ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो इस तरीके से इसके जो मेम्ब्रेन है यानी कि जो एक्वापोरिन चैनल है उसके वॉल से ये जो है बाइंड होते हैं, और बाइंड होने के साथ ये इस तरीके से पास आउट हो जाते हैं। इस तरीके से ये यहाँ, ठीक है, इस तरीके से पास हो जाते हैं, ठीक है। ये हो गया एक्वापोरिन्स कैसा होता है दिखने में, इस तरीके का होता है। इस तरीके का वाटर चैनल क्रिएट होता है जिसके थ्रू वाटर जो है वो पास आउट होता है, ठीक है। अब आते हैं ग्लाइकोफोरिन्स के बारे में, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन पढ़ा। पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन में हम लोगों ने स्पेक्ट्रीन के बारे में पढ़ा, एंकाइरिन के बारे में पढ़ा। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन पढ़ रहे हैं। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन में पोरिन्स के बारे में पढ़े और एक्वापोरिन्स के बारे में पढ़े। अब हम लोग ग्लाइकोफोरिन ए के बारे में पढ़ेंगे। ग्लाइकोफोरिन ए
क्या होता है, ये क्या है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो प्रेजेंट होता है किसमें, आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। ये सिंगल मेम्ब्रेन स्पैनिंग है, अल्फा हेलिक्स होता है। जैसे कि हम लोगों ने हमने बताया था ग्लाइकोफोरिन में, वहाँ पे ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन वगैरह के बारे में जब बता रही थी, तो ग्लाइकोफोरिन जो है सिंगल मेम्ब्रेन स्पैनिंग अल्फा हेलिक्स है, ठीक है, यानी कि सिंगल पास मेम्ब्रेन है ये ग्लाइकोफोरिन। तो ग्लाइकोफोरिन आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ये सिंगल मेम्ब्रेन स्पैनिंग है, कहाँ गया, सिंगल मेम्ब्रेन स्पैनिंग अल्फा हेलिक्स है। जो अल्फा हेलिक्स होता है वो एमिनो एसिड के हाइड्रोफोबिक विद एमिनो एसिड से कंपोज्ड होता है। इसका जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो टर्म होता है, एन टर्मिनल जो होता है वो हैवीली ग्लाइकोसाइलेटेड होता है। ये हो गया आपका एन टर्मिनल, ठीक है, और ये हो गया आपका सी टर्मिनल। तो एन टर्मिनल जो होता है वो क्या होता है, ग्लाइकोसाइलेटेड होता है और विद कार्बोहाइड्रेट चेन ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, किससे ग्लाइकोसाइलेटेड होता है, विद कार्बोहाइड्रेट चेन से, दैट इज द ग्लाइकोप्रोटीन के से। और ये जो होता है ग्लाइकोफोरिन ए, वो होमोडाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो कि एक दूसरे को हेल्ड करके रखता है, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन के बीच के इंटरेक्शन को ये हेल्ड करके रखता है। इसलिए जो ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, ठीक है। जो ग्लाइकोफोरिन है एक्चुअली में उसका फंक्शन क्या होता है कि जो ग्लाइकोफोरिन ए होता है, इसके पास जो होता है सियालिक एसिड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, सियालिक एसिड प्रेजेंट होता है। और जो सियालिक एसिड प्रेजेंट होता है, इसके कारण इसका जो नेचर होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो चेंज होने के कारण क्या होता है, मतलब क्या ये फंक्शन करेगा, तो ग्लाइकोफोरिन में क्या प्रेजेंट होता है, सियालिक एसिड होगा, रिच अमाउंट में होगा, यानी अधिकतर अमाउंट में होगा सियालिक एसिड, ठीक है। तो ये आरबीसी को क्या करता है कि चार्ज का कोटिंग करा देता है, मतलब ग्लाइकोफोरिन आरबीसी पे जो है ग्लाइकोफोरिन का क्या करता है, मतलब कि कोटिंग करा देता है। और ये कोटिंग क्यों कराता है, क्योंकि ये इजीली हमारे ब्लड वेसल्स में, क्योंकि हमारा जो आरबीसी है वो हमारे ये अगर ब्लड वेसल्स हम बनाएं, ठीक है, ये अगर ब्लड वेसल्स बनाएं तो इस तरीके से आरबीसी प्रेजेंट होता है। तो आरबीसी कहाँ पे मूव होता है, ब्लड वेसल्स में। और ये कब मूव करेगा, जब ये किसी भी वॉल से, मतलब ब्लड वेसल्स के वॉल से ये चिपक के नहीं, मतलब फ्रीली मूव कर पाए, तो ये एक्चुअली में यही काम करता है। तो ग्लाइकोफोरिन ए क्या करता है कि आरबीसी के ऊपर में एक हाइड्रोफिलिक चार्ज कोट कर देता है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड है तो उसमें वाटर कंटेंट होता है, और जब वाटर कंटेंट है यानी कि हाइड्रोफिलिक है, तो इस पे जो है हाइड्रोफिलिक चार्ज कोट कर देता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो आरबीसी है बिना चिपके हुए, बिना एडहेयर किए हुए किसी भी वॉल से या किसी भी सबस्ट्रेटम से, वो जो है सेल्स में पास होते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, या ब्लड वेसल्स में मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ग्लाइकोफोरिन जो है वो उनका फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपको इस तरह का कुछ मेम्ब्रेन में ग्लाइकोफोरिन ए प्रेजेंट होता है। ये सिंगल मेम्ब्रेन है, यानी कि एक ही बार ये इस तरह से पास कर रहा है मेम्ब्रेन से, ठीक है। तो ये क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन है, ठीक है, क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन, राइट। जहाँ पे यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये एन टर्मिनल है और ये सी टर्मिनल है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, ये साइटोप्लाज्म स्पेस है, ये सेलुलर मेम्ब्रेन है, राइट। तो अब हम एक बार जो है ना इसको फिर से लेके रिपीट करके चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ग्लाइकोफोरिन क्या है, ग्लाइकोफोरिन कहाँ प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोफोरिन आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जिसके पास जो है सिंगल मेम्ब्रेन स्पैनिंग अल्फा हेलिक्स होता है। अल्फा हेलिक्स जो है एमिनो एसिड विद हाइड्रोफोबिक का बना हुआ होता है, ठीक है। जो इसका एक्स्ट्रा सेलुलर जो स्पेस होता है, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर
में जो N टर्मिनल होता है वो हैवीली ग्लाइकोसाइलेटेड होता है विद कार्बोहाइड्रेट चेन, दैट इज द ग्लाइकोप्रोटीन से। ये होमोडाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और ये एक दूसरे को होमोडाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये एक दूसरे को जो है अच्छे से मतलब हेल्ड करके रखता है ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन में, एक मतलब बीच में इंट्रैक्शन की हेल्प से, ठीक है, जिसके कारण जो ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होता है उसका नेचर क्या होता है, वो हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। जो ग्लाइकोफोरिन्स है उसके पास सियालिक एसिड रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है कि आरबीसी को ऊपर में कवर कर देता है, यानी रेड ब्लड सेल्स जो है एक हाइड्रोफिलिक कोट चढ़ा देता है, चार्ज कोट चढ़ा देता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये इजीली ब्लड वेसल्स में जो हमारा आरबीसी है वो मूव कर पाता है। ये हो गया ग्लाइकोफोरिन्स ए के बारे में। अब आते हैं बैंड 3 के बारे में, राइट। अब आते हैं किसके बारे में, बैंड 3 के बारे में। तो बैंड 3 क्या है, बैंड 3 एन आयन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। क्या है बैंड 3, एन आयन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। इसको एन आयन एक्सचेंजर 1 भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये एन आयन का एक्सचेंज करता है, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट इन दोनों का एक्सचेंज करता है, आयन का एक्सचेंज करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एन आयन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन या फिर एन आयन एक्सचेंजर 1 के नाम से जाना जाता है। जो बैंड 3 है वो जो है मेजर इंटीग्रल प्रोटीन है, किसका, आरबीसी का, जिसके पास 14 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। यानी बैंड 3 बताते एग्जाम्पल में कि जो बैंड 3 होता है, जब हम लोग पुराने एडिशन पे चलेंगे तो वहाँ पे 12 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होता है, ठीक है, लेकिन अभी लेटेस्ट में क्या है कि 14 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है, राइट। तो बैंड 3 जो है वो मेजर इंटीग्रल प्रोटीन है आरबीसी का, जिसके पास 14 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होता है। और जो बैंड 3 को इनकोड करने वाला जो जीन होता है वो कौन सा होता है, SLC4A1 जीन। ह्यूमन में जो बैंड 3 को इनकोड करता है वो कौन सा जीन होता है, दैट इज SLC4A1 जीन। इसका जो बैंड 3 होता है इसका मेजर 2 मतलब मेन प्राइमरी फंक्शन है, दैट इज आयन ट्रांसपोर्ट में और प्रोटीन इंट्रैक्शन में, ठीक है, किसमें, आयन ट्रांसपोर्ट में एंड प्रोटीन इंट्रैक्शंस में। जो बैंड 3 होता है वो क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंज करता है, और ये जो है बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है किसके लिए, यानी बैंड 3 के पास बाइंडिंग साइट होता है फॉर ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम के लिए, हीमोग्लोबिन के लिए, कुछ पेरिफेरल प्रोटीन्स के लिए जैसे कि एंकाइरिन, प्रोटीन 4.1, प्रोटीन 4.2 के लिए, यानी प्रोटीन बैंड 4.1, प्रोटीन बैंड 4.2 के लिए। तो जो बैंड 3 होता है वो मेजर एन आयन HCO3 एंड क्लोराइड आयन एक्सचेंजर है, ठीक है, मेजर आयन क्लोराइड आयन एक्सचेंजर है। कहाँ पे एक्सचेंज करता है, आरबीसी के मेम्ब्रेन पे, जिसका क्रिटिकल फंक्शन मतलब क्या करता है कि CO2 को लेता है टिश्यू से और उसके बाद जो है ये रिलीज कर देता है CO2 को, कहाँ पे, जो है लंग्स में, और जिसके थ्रू वो बाहर आ जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसके डायग्राम पे चले तो ये जो डायग्राम हम लोग देख रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड लिया। अब हम थोड़ा सा सिंपल चीज़ें पहले बताते हैं कि ये मान लीजिए आपका है आरबीसी, ठीक है, यहाँ से जो है आपको CO2 आया, यहाँ पे वाटर प्रेजेंट था, H2O के साथ ये बाइंड किया, बाइंड करने के बाद क्या बना लिया, H2CO3 बना लिया, ठीक है। अब H2CO3 जो है वो ब्रेक होगा HCO3 एंड H+ आयन में, ठीक है, ये हो गया। अब HCO3 यानी कि बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन में ये ब्रेक हो गया, ठीक है। तो ये जो बनता है वो किसके फॉर्म में बनता है, ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का एंजाइम होता है, ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का एंजाइम होता है, जिसके प्रेजेंस में ये बनता है एंड देन ये ब्रेक होता है HCO3 में और H+ आयन में, यानी कि बाइकार्बोनेट आयन में और
हाइड्रोजन आयन में ये ब्रेक होता है। अब ब्रेक होने के बाद जो बाइकार्बोनेट है वो यहाँ से बाहर आ जाता है, प्लाज्मा में आ जाता है, और जो क्लोराइड आयन है वो यहाँ से कहाँ आ जाता है, आरबीसी में आ जाता है। ठीक है, वो कहाँ आ जाता है, आरबीसी में आ जाता है। तो इस तरीके से जो है चीजें चलती है। तो आरबीसी में जो है CO2 आया टिश्यू से। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि वाटर के साथ ये रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के अंदर प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट H2CO3 का फॉर्मेशन किया एंड ये ब्रेक हुआ SCO3 बाइकार्बोनेट, और हाइड्रोजन आयन में बाइकार्बोनेट जो है वो यहाँ से बाहर निकल गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ H+ आयन बच गया और क्लोराइड आयन बाहर से अंदर आ गया। तो यही एक्सचेंज देखने को मिलता है, और ये जो एक्सचेंज होता है वो यहाँ पे बैंड 3 इस तरीके से प्रेजेंट होता है, जिसकी हेल्प से ये बाहर जाता है, क्लोराइड अंदर की ओर आता है। अब हम चलते हैं इस वाले डायग्राम पे। ठीक है, तो ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड, ये आया अंदर, बाइकार्बोनेट आयन जो है यहाँ पे आपको बेसिक जो चीज़ है वो बता दी है। तो डायग्राम में आपको H2CO3 का जिक्र नहीं किया है कि रिएक्शन बीच का थोड़ा गायब है। यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट जो है वो बाहर की ओर जाएगा। यहाँ पे ये बैंड, ये जो आपको नीले कलर में दिख रहा है ये बैंड 3 चैनल है। ठीक है, बैंड 3 प्रोटीन है जो कि यहाँ पे काम कर रहा है एक्सचेंज करने के लिए एन आयन का, तो इसलिए इसको एन आयन एक्सचेंजर कहते हैं। बाइकार्बोनेट यहाँ से बाहर निकलेगा और क्लोराइड आयन जो है अंदर आएगा। ठीक है, जिसके कारण पीएच जो है यहाँ पे डिक्रीज रहेगा आरबीसी में, और जो H+ आयन है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा, ऑक्सीजन को कैरी करेगा, एंड ऑक्सीजन को कैरी करने के बाद ये O2 को रिलीज कर देगा सेल में। ठीक है, तो इस तरीके से बैंड 3 जो है वो काम करता है। अब बैंड 3 बनाने वाले जीन को क्या कहते हैं, SLC4A1। ठीक है, तो ये चीजें थी बैंड 3 के बारे में। एक बार और चलते हैं, बैंड 3 क्या है, एन आयन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, इसको एन आयन एक्सचेंजर 1 के नाम से भी जाना जाता है। ये मेजर इंटीग्रल प्रोटीन है आरबीसी में, जिसके पास 14 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होता है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एडिशन। ठीक है, और जो बैंड 3 है उसको कौन सा जीन इनकोड करता है, SLC4A1। ठीक है, ये जीन इनकोड करता है किसमें, ह्यूमन के केस में। ठीक है, इसके पास 2 प्राइमरी फंक्शन होता है, एक तो आयन का ट्रांसपोर्ट करना, दूसरा के प्रोटीन इंटरेक्शन बना के रखना। जो बैंड 3 होता है जो बता ही दिया कि क्लोराइड कार्बोनेट का एक्सचेंज करता है। इसके पास जो बैंड 3 होता है इसके पास बाइंडिंग साइट्स भी होते हैं, किस किस के लिए होते हैं, ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम के लिए होते हैं, हीमोग्लोबिन के लिए होता है, कुछ पेरिफेरल प्रोटीन्स के लिए होते हैं जैसे कि एंकाइरिन के लिए, प्रोटीन बैंड 4.1 के लिए, प्रोटीन बैंड 4.2 के लिए। राइट, बैंड 3 जो है वो मेजर एन आयन एक्सचेंजर है आरबीसी मेम्ब्रेन के अंतर्गत, और इसका जो फंक्शन मतलब कैसे काम करता है, तो ये जो है टिश्यू से CO2 को अपटेक करता है, लेता है, लेने के बाद जो है फिर आरबीसी के अंदर जो प्रोसेसेस होते हैं इसको क्लोराइड शिफ्ट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे क्लोराइड, ये जो एक्चुअली में ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, ये क्लोराइड शिफ्ट ही हो रहा है, मतलब क्लोराइड का एक यहाँ से बाहर जाना, शिफ्टिंग ही तो हो रही है। तो क्लोराइड जो है शिफ्ट हो रहा है, इसको क्लोराइड शिफ्ट प्रोसेस भी कहते हैं, और ये जो क्लोराइड शिफ्ट प्रोसेस होता है वो बैंड 3 के हेल्प से होता है। ठीक है, तो जो इस CO2 लेता है, CO2 लेने के बाद H2O से मिल करके H2CO3 बनाता है, फिर ये ब्रेक होता है HCO3 में, H+ आयन में, HCO3 बाइकार्बोनेट बाहर आता है और बाहर से क्लोराइड आयन अंदर आता है। जब और अंदर में H+ आयन है, ये H+ आयन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है और ये ऑक्सीजन को डिलीवर कर देता है इन द टिश्यू सेल। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द बैंड 3। अब यहाँ पे देखिए आप बैंड 3 कैसे कैसे किस किस बाइंडिंग साइट हमने बताया, कि जैसे कि यहाँ पे हमने बाइंडिंग साइट बताया कि इसके पास ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम के लिए बाइंडिंग साइट होगा, हीमोग्लोबिन के लिए होगा, पेरिफेरल प्रोटीन एंकाइरिन के लिए होगा, प्रोटीन बैंड 4.1 के लिए होगा, बैंड 4.2 के लिए होगा। तो चलिए यहाँ देखिए, ये रहा बैंड 3 का बैंड 3। ठीक है, ये यहाँ पे बाइंड किया है,
सॉरी, ये यहाँ पे जो बैंड 3 है वो बाइंड किया 4.2 से, ठीक है। प्रोटीन बैंड 4.2 से यहाँ पे एंकायरिंग के साथ किया है। देखिए ये ग्लाइकोफोरिन ए है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है डाइमर बना के होमोडाइमर यानी कि अपने जैसा सिमिलर बना के रखा है, होमोडाइमर फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। ये ग्लाइकोफोरिन सी है, ये भी होमोडाइमर फॉर्म में होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है प्रोटीन बैंड 4.1 है, ये एक्टिन है, यहाँ पे ये अल्फा स्पेक्ट्रिन है और ये बीटा स्पेक्ट्रिन है। बताया स्पेक्ट्रिन दो सबमिट करने कंटेंट करता है, अल्फा एंड बीटा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये बाइंडिंग साइट्स प्रोवाइड करता है बैंड 3। तो जो वर्टिकल इंटरेक्शन कौन कौन शो कर रहा है और हॉरिजेंटल जो है इंटरेक्शन कौन कौन शो कर रहा है। तो वर्टिकल इंटरेक्शन कौन कौन शो कर रहा है, एंकायरिंग है, ग्लाइकोफोरिन ए है और 4.1 है, हॉरिजेंटल स्पेक्ट्रिन एक्टिन, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं हमारा जो प्रोटीन का पोर्शन है, खुशी खुशी खत्म होता है। एंड अब हम लोग चलते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होगा, कार्बोहाइड्रेट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसके सरफेस पे, एक्सटीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होता है और ये प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में। ये ऐसे नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है, ये या तो प्रोटीन के साथ प्रेजेंट होगा दैट्स कॉल्ड ए ग्लाइकोप्रोटीन, या फिर लिपिड के साथ प्रेजेंट होगा सो दैट्स कॉल्ड अ ग्लाइकोलिपिड। जो कार्बोहाइड्रेट रिच जोन होता है सेल सरफेस पे उसको ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं या फिर सेल कोट कहते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं उसको एपिलेक्टिन्स कहा जाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स कोवैलेंटली लिंक्ड होते हैं प्रोटीन से, यानी कि किस प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन से। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन जो है यहाँ पे जुड़ा हुआ है, किसकी हेल्प से, कोवैलेंटली लिंक्ड है, यानी कोवैलेंट बॉन्ड की हेल्प से यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जुड़ करके ग्लाइकोप्रोटीन बनता है या फिर ग्लाइकोलिपिड बनता है, ठीक है। तो उसका कुछ फंक्शन है जो कि सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट सेल एडिशन में हेल्प करता है, सेल सेल इंट्रैक्शन में हेल्प करता है, या फिर जो पैथोजेनिक इंट्रैक्शन होता है सेल में उसके इंट्रैक्शन में हेल्प करता है, स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है, ये एज ए फिजिकल बैरियर के रूप में, मतलब ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सेल को मैकेनिकल या केमिकल इंजुरीज के में, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट कहाँ प्रेजेंट होता है, एक्सटीरियर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में। तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बना है, यानी कि जो है कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन मिला है तभी ग्लाइकोप्रोटीन में बना है। तो जब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ऐड होगा तो ऐड होने के लिए एक बॉन्ड चाहिए, दैट इज द कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड की हेल्प से कार्बोहाइड्रेट जो है वो किसके साथ बाइंडिंग बनाता है, किसके साथ, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ और लिपिड के साथ। प्रोटीन के साथ बनाएगा तो ग्लाइकोप्रोटीन कहलाएगा, लिपिड के साथ तो ग्लाइकोलिपिड कहलाएगा। जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा उस वाले रीजन को, उस वाले जोन को कहते हैं, ठीक है। मतलब वो सेल सरफेस जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो है रिच अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको क्या कहेंगे, ग्लाइकोकैलिक्स कहेंगे या फिर सेल कोट कहेंगे, राइट। जो कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट से जो बाइंड करने वाले प्रोटीन्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, लेक्टिन्स कहेंगे, ठीक है। ये चीज़ तो हमने डील कर लिया है। जो ठीक है, कुछ प्रोटियोग्लाइकेंस जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जो प्रोटियोग्लाइकेंस है वो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो जो ये प्रोटियोग्लाइकेंस होता है, ये प्रोटियोग्लाइकेंस क्या होता है कि प्रोटियोग्लाइकेंस कार्बोहाइड्रेट है और ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये प्रोटीन कोर के साथ बाइंड करता है, यानी कि जो प्रोटियोग्लाइकेंस है वो इंटीग्रल प्रोटीन से इंटीग्रल मेम्ब्रेन में पाया जाता है एंड कार्बोहाइड्रेट है और ये कार्बोहाइड्रेट किसके साथ बाइंड करता है, प्रोटीन कोर के साथ बाइंड
करता है। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस हैं, कौन कौन से फंक्शन देख लिया हम लोगों ने। सेल रिकॉग्निशन में सेल की पहचान करने में हेल्प करता है, सेल एडिशन में हेल्प करता है, सेल सेल इंट्रैक्शन में हेल्प करता है, या फिर पैथोजेनिक इंट्रैक्शन में हेल्प करता है, फिजिकल बैरियर के रूप में अपना रोल प्ले करता है, मैकेनिकल और केमिकल के अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन इंजुरीज के मैकेनिकल या केमिकल इंजुरीज के अगेंस्ट में ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो दिस आर ऑल अबाउट दी कार्बोहाइड्रेट। तो हम लोगों ने जो है प्रोटीन डील कर लिया, कार्बोहाइड्रेट्स डील कर लिया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे और नेक्स्ट चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग इसको रिवाइज करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, ठीक है। और जहाँ कहीं भी डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, दैट इज द विद्या इंस्टीट्यूट, ठीक है। विद्या इंस्टीट्यूट नाम का टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। जो क्लासेस वगैरह होती हैं उनका जो सारा नोटिफिकेशन इस पे ही देती हूँ। और आपको अगर डाउट पूछना है तो डाउट क्लियरिंग के लिए एक ग्रुप बनाया हुआ है, दैट इज़ द विद्या इंस्टीट्यूट फैमिली करके, ठीक है। इसको ज्वाइन कर लीजिए। आपका जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस डाउट हैं, आप इस पे जो है अपना डाउट भेज सकते हैं और आपका डाउट क्लियर करा जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, ठीक है। तो वीडियो लेक्चर के फॉर्म में आपका डाउट क्लियर करा जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने फैमिली का ख्याल रखिए, ठीक है। वायरस अभी गया नहीं है, इसीलिए ध्यान रखिए और जितना अपनी सुरक्षा कर सकते हैं उतना कीजिए, ठीक है। चलिए, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।